Okay, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, good evening. Good evening, sir. Good evening, good evening. How are you all? Thanks, sir. Very good, very good. चलिए. Good evening, sir. Good evening, good evening, good evening. तो ड्रेनेज सिस्टम देख रहे थे, ठीक है. और हम लोगों ने हिमालयन वाला प्रोसेस देख लिया, हिमालयन रिवर देख लिया है. और उसके बाद हम लोग पेनिनसुलर वाला देख रहे हैं. और पेनिनसुलर में भी हमने जो ईस्ट फ्लो वाली जो रिवर है, ईस्ट फ्लो वाली रिवर है, उनको हम देख चुके हैं. और आज हमारी बारी है वेस्ट की तरफ जो फ्लो करने वाली रिवर है. ओके, आई होप कि यहां तक आप लोगों को कोई इशू नहीं है. अगर है तो पूछ सकता है एनीवन इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो आस्क कर सकते ताकि मैं आगे बढ़ूं. सर, आपकी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर नहीं. 1 मिनट. अब ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. पहले भी ठीक थी, लेकिन ये मुझे लगता है ये ज्यादा सही है ना? चलिए, वेरी गुड, गुड इनफ. एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. इसको पहले मैं कर दूं बेटा. चलिए, तो आज हम लोग ने जैसे बताया कि वेस्ट फ्लो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. तो वेस्ट फ्लो में बहुत ज़्यादा नहीं, जैसा कि एक मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था कि डेल्टा और एस्टुरी में क्या फ़र्क है, तो कुछ लोगों ने ही उसका आंसर किया. ऐसा क्यों? मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं किया. कोई रीज़न, कोई खास रीज़न इसके पीछे? आप लोगों को चीज़ें ऐसी ही दी जाती ताकि आप इजी प्रोसेस उसको कर लें, ज़्यादा बर्डन ना लें. एक ये होता है ना कि एक वर्ड याद रखिएगा, हमेशा आपकी सक्सेस जो है वो आपके डिटर्मिनेशन पे ही फोकस रहती है. हमारे पास जितनी भी नॉलेज है, अगर हम डिटर्मिनेट और कंसिस्टेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे पर इशू होता है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमें आपकी नॉलेज नहीं चेक करनी है कि हम आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि किसको डेल्टा स्टडी में डिफरेंस पता है. आई जस्ट चेकिंग हु आर टू कंसिस्टेंट, कौन डिटर्मिनेंट है, कौन किस बातों को कितनी अहमियत के साथ लेता है. आई नो कि आप लोगों का बर्डन बहुत है और भी बहुत से क्लासेस होते हैं, बट कोई नहीं, कोशिश करिए कि जितना चीज़ें होमवर्क, इसी वजह से ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया जाता आपको कि बर्डन ना पड़े. ऑलरेडी आप लोगों के पास बहुत बर्डन होता है. बहरहाल, बी डिटर्मिनेंट इन योर क्लास एंड बी कंसिस्टेंट इन योर क्लास. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. जैसे हम लोग पढ़ चुके थे, ईस्ट फ्लो वाली जो रिवर थी वो मोस्ट ऑफ द रिवर आपका डेल्टा फॉर्म करती हैं. उसके पीछे रीजन क्या है? वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लाती हैं और उनका फ्लो बहुत धीरा हो जाता है. उसके बाद वो डेल्टा का फॉर्मेशन कर देती हैं. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लो वाली रिवर. वेस्ट फ्लो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, ज़्यादा बड़ी बड़ी रिवर नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, उनको एक एक करके हम लोग देख लेंगे. उसमें से सबसे नंबर 1 पे आती है नर्मदा. सबको पता है बेसिक सा फैक्ट इनके बारे में. इसकी नियरली लेंथ 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर्स. ओरिजिन इसका कहाँ है? बस आपको यही सब याद रखना है कि प्लेटू ऑफ अमरकंटक ऑफ मैकाल हिल्स, छत्तीसगढ़ में मैकाल हिल्स जो पड़ रही है उस पर एक प्लेटू है जिसका नाम है अमरकंटक, वो इसका ओरिजिन है. देन उसके बाद कुछ बेसिक सी ट्रिब्यूटरीज जो आपको ध्यान में रखनी है. कम से कम जो ट्रिब्यूटरीज में लिखी हुई है उसको तो जरूर ध्यान में रखिए. ठीक है, इनको ध्यान में रखना है. अब इसका अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक फॉल इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है, धुआंधार फॉल. ये बड़ा ही प्रोमिनेंट इसका फॉल है, जबलपुर में पाया जाता है, जो इस रिवर पे ही बनता है. तो धुआंधार फॉल किस रिवर पे बनता है? आपका नर्मदा रिवर पे बनता है. ये इसकी आप लोकेशन देखिए, और धुआंधार फॉल ये है. सी यहां से है, तो ये कौन सा रीजन बन रहा है आपका? ये पड़ रहा है आपका अमरकंटक प्लेटू है जो कि मैकाल हिल में पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में ये रीजन पड़ रहा है. ठीक है, और ये कौन सा फॉल है? धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल. ठीक है, बेसिक सा फैक्ट है, इसमें कुछ ज्यादा ध्यान रखने वाली जरूरत नहीं है. नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट रिवर जो आपकी है वो आती है तापी. तो आप लोगों को पता ही है दो इंपॉर्टेंट रिवर, नर्मदा एंड उसके नीचे है तापी. इन दोनों के बीच में एक रेंज पाई जाती है, कौन सी थी वो?
सतपुरा, सतपुरा रेंज। इसकी लेंथ कितनी है एज कंपेयर टू आपकी नर्मदा? ये उसकी आधी है, 700 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? सतपुरा रेंज में ही, इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन पाया जाता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पूर्णा, बैतूल, पटकी, गंजल, बोकड़ एक्सेट्रा और भी हैं, मतलब इसमें यही सब ध्यान में रखना है। और अब आप लोग देख लिए इसकी लोकेशन, ठीक है, दिस वन, ये इमेज आप देख सकते हैं, ये इसकी लोकेशन है। बेसिक सा चीज है। इस मैप में आपको और भी बहुत सी रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये इवन ऑल ओवर इंडिया की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन आपको इसमें तापी को हाईलाइट एक्स्ट्रा वे में किया गया है। तो इसकी लोकेशन है, नर्मदा यहाँ पर से निकल रही है, ये रिवर है जो ना, ये आपकी नर्मदा है और ये वाली आपकी तापी रिवर है। ओके, बेसिक फैक्ट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें जानने की जरूरत है। नेक्स्ट वन आती है आपकी साबरमती। साबरमती किस लिए मशहूर है? कुछ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग गांधी जी को लेके मशहूर है। क्या हुआ था वहां से? हाँ, गांधी आश्रम इवेंट। और कौन सी यात्रा थी? दांडी यात्रा मार्च। ठीक है, वेरी गुड, चलिए अच्छी चीज है। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ कितनी है? 371 किलोमीटर। ओरिजिन इसका कहां पे? अरावली रेंज ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इसका ओरिजिन है इसकी। और इसमें कुछ खास ट्रिब्यूट नहीं है। अब देखिए, ये इमेज बहुत अच्छी है, ये इमेज बहुत अच्छी है। मोस्ट ऑफ दी जो इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लो की रिवर है वो यहीं से आपको क्लियर हो जाएंगी। ये वाली आपकी है नर्मदा, नीचे वाली आपकी तापी, और आपकी साबरमती आ रही है ये दिस। मैं पेन थोड़ा चेंज कर लूं। साबरमती आ रही है आपकी ये वाली रिवर जो है, ये है साबरमती। ओके, इसमें कुछ भी ज्यादा खास जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना लेंथ क्या है, और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अरावली रेंज से ये निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी आएगी? इन्हीं दो में से जो बची है वो आएंगी। लूनी, लेंथ 495 किलोमीटर, बहुत छोटी छोटी सी है। उसके बाद ओरिजिन कहाँ है? पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज, पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी अरावली रेंज थी, लेकिन वो उदयपुर थी। और कहाँ? राजस्थान। ये कहाँ पर है? पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज है, जो कि अजमेर के करीब है। और आप इसका इमेज अगेन ये देख सकते हैं, लूनी, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं इस रीजन पे आके रैच जाती है। तो ये वेस्ट फ्लो की रिवर है। कहाँ पर इसकी ओरिजिन है? पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज में लूनी रिवर है, ये भी वेस्ट फ्लो रिवर है। और ये रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे एक रीजन, माही, लेंथ 580 किलोमीटर, ओरिजिन मिंदा विलेज, धर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन है। देखिए, जो बताना चाह रहा था, ये रिवर की एक खास बात है, इस रिवर की जो साइज बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से, एक जगह पर आकर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इंडिया में ये वो रिवर है कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही होती है। जी, अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इसकी बनावट कुछ इस तरीके से गई है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक जगह यहाँ पे काटती है और एक जगह यहाँ पे काटती है। ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि माही रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ये इंडिया की ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। और इस इमेज को आप लोग ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये जो रिवर है माही, यहीं पर से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। तो यहां पर एक बार काट रही होती है और एक यहां पर काट रही होती है। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है, तो वो कौन सी होगी? माही रिवर है। माही रिवर एक वेस्ट फ्लो करने वाली रिवर है। ओके, सिंपल सा है ये। कुछ सॉरी, इन इंडिया और इसके अलावा और वर्ल्ड में भी कई हैं जो ट्वाइस कट करती हैं। फिलहाल इंडिया में ये है, सिंगल है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, अभी तक हम लोगों ने रिवर को देखा। ओके, अभी तक हम लोग रिवर के बारे में देख चुके हैं। रिवर में इंपॉर्टेंटली आपको काम क्या होगा कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस ओरिजिन में पाई जाती है, हिमालयन है या
पेनिनसुलर वाली हैं। उसके बाद उसकी ओरिजिन क्या है, मतलब वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। ट्रिब्यूटरीज, ये 3 मेजर चीजें तो आपको जो जो रिवर हमने बताई उनको तो याद रखना ही रखना, एकदम मतलब नो इफ नो बट, सीधा था, इतना तो आपको याद रखना है। अब जब रिवर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तो हमारे पास और भी कई तरह की वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे ओशन भी है हमारे पास, सीज भी हैं, पॉन्ड्स भी हैं। लेकिन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है हमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं लेक, जिसको हिंदी में बोलते हैं झील, ठीक है ना। तो लेक के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, बिकॉज इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखती है। लेक एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ लेक, एनीवन? लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। ओके, वेरी गुड, बहुत बेसिक सी सिंपल सी लैंग्वेज है कि अ लार्ज वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड कॉल्ड एज लेक, ठीक है। और अगर यही लेक का साइज बहुत छोटा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉन्ड बोल देते हैं। और अगर इसी का बहुत बड़ा साइज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, बस सिंपल सा। ओके, ये बेसिक सा फैक्ट है। अब इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, इतना बस ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मोस्ट सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही है। A lake is a natural depression filled with water. Such small lakes are often referred to as pond, जो मैंने बताया बस वही लाइन इसमें लिखी हुई है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कैस्पियन सी है उसको नाम दिया जाता है कैस्पियन सी, लेकिन वो एक लेक है। अच्छा, इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है। कैस्पियन सी जो है उसकी जो लोकेशन है उसमें कुछ कंट्रीज क्लेम करती हैं कि ये ओशन में आता है, कुछ कंट्रीज कहती हैं कि ये सी में आता है। तो मैं अभी आपको तो ये बताऊंगा नहीं कि क्या प्रोसेस है, बिकॉज फिर उसी में डिबेट चली जाएगी। तो कुछ कभी कभी किसी भी पर्टिकुलर वाटर बॉडी को लेक कहने में भी फायदा होता है, कभी कभी सी कहने में भी फायदा होता है। अब क्या होता है, जब अगर कैस्पियन सी को हमने सी कह दिया तो वहां पर आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, याद होगा अगर किसी को, UNCLOS, ये याद है किसी को? मैंने बताया था कुछ, क्या क्या था? लॉ ऑफ द सी। इसका क्या काम है कि लॉ ऑफ द सी की रिस्पेक्ट में लॉ बनाते हैं। हाँ ठीक है ना, वो EEZ वो होता नहीं है, इस पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जैसे ही कोई वाटर बॉडी को हम सी बोलते हैं तो वहां पर इसके लॉज लगने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि सपोज किसी एक कंट्री के बगल में कोई सी है और उसके ऊपर एनक्लॉज के लॉ लग रहे हैं, अगर वो लीक हो जाती है तो उस पर पूरी तरीके से उसी की डोमिनेंसी हो जाती है। इसी वजह से जो कैस्पियन सी है, कुछ कंट्रीज उसकी रिस्पेक्ट में कहती हैं ये लेक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो सी है। तो इस पे कंट्रोवर्सी चला करती है, लेकिन एज ए जनरल हम लोग उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक बोलेंगे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? कैस्पियन सी। ये सब आगे की डिबेट है, आगे के आने वाले क्लासेस में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर कोई सिविल्स में जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब देखिए लेक होती किस तरीके से, देखिए एक वाटर बॉडी है बड़ी सी और ये सराउंडेड है चारों तरफ से अर्थ से, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लेक टाइप का। अगर ये बहुत छोटी होती तो इसको हम लोग पॉन्ड बोल देते, बहुत बड़ी हो जाती तो इसको हम लोग सी बोल देते, ठीक है। अब आइए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमने जान लिया व्हाट इज लेक। अब कितने तरह की लेक होती है उनके बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं। लेक्स, कैटेगरी ऑफ लेक इन इंडिया, कितने तरह की कैटेगरी है? नंबर 1 फ्रेश वाटर लेक। इसमें तो कुछ बताने नहीं है, ऐसी लेक जिसके अंदर फ्रेश वाटर पाया जाता हो, फ्रेश वाटर पाया जाओ। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? ऐसा पानी कि जिसको हम यूज कर सके, मतलब पीने के लिए यूज कर सकें। तो पानी की भी तो क्वालिटी होती है। पानी क्या होता है आपको पता होगा, एक वाटर होता है फ्रेश वाटर, एक वाटर होता है सलाइन वाटर, और एक वाटर और भी होता है जो इनके बीच में पाया था, सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में पाया था, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकिश वाटर। क्या पैरामीटर होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वाटर फ्रेश है, कौन सा सलाइन वाटर है? पार्ट पर मॉलिक्यूल। अगर किसी वाटर में सॉल्ट का जो कंटेंट है वो 5 ppm से कम है,
5 ppm से कम है तो हम समझ जाएंगे कहीं ना वो फ्रेश वाटर है। अगर किसी का जो सॉल्ट का कंटेंट 5 और 35 के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, और जिसका 35 से ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर। तो जो वाटर में इससे कम पीपीएम होता है उसको हम लोग फ्रेश वाटर की लेक बोल देते हैं। ओके, बेसिक सा फैक्ट है। शायद आप लोगों ने ब्रैकिश को ना सुना हो लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड आप लोग को पता होगा। ओके, ब्रैकिश लेक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल एज सच तो नहीं है, लेकिन ये पता है कभी कभी जब कहीं पे वाटर ज्यादा हो जाता है, जैसे कहीं पे पानी एकदम से ज्यादा बरस गया तो वो चीज कन्वर्ट हो जाती है। ब्रैकिश वाटर का एक एग्जांपल वाले मेरे दिमाग में तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इसको कंसर्न करके बताऊंगा इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, एज सच कोई एग्जांपल उसका ब्रैकिश वाटर का जिसकी 0.5 से लेकर 35 है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्योंकि शायद मेरे भी दिमाग में वो नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। ओके, नेक्स्ट वन, सॉल्ट वाटर या सलाइन वाटर लेक क्या हो जाएंगी, जिसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट 35 ppm से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से थर्ड वन आती है, थर्ड वन आती है आपकी नेचुरल लेक। नेचुरल लेक ऐसी लेक जो कि नेचुरल फिनोमिना से मिलकर बनी हो, मतलब कि कुछ इसके ऊपर आर्टिफिशियली कोई काम ना किया गया, नेचुरल वे में बन गई हो। जैसे बहुत सी लेक होती हैं, अब जैसे चिल्का लेक है वो भी नेचुरल वे में बनी है, पैंगसोंग लेक है वो भी नेचुरल वे में बनी है, इसी तरीके से और भी कई लेक हैं जो नेचुरल वे में बनी है। अब आपका एक आज आपका होमवर्क कुछ इसी की रिस्पेक्ट में रहने वाला है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। आर्टिफिशियल लेक, किन लेक्स को हम लोग आर्टिफिशियल लेक कहते हैं? हाँ, मैनमेड। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल लेक कौन, मतलब इतनी बड़ी लेक को कौन डिग कौन करेगा, मतलब इतना बड़ा सब लेक बनने के लिए बहुत बड़ा सा रीजन होना चाहिए ना, मोर देन पॉन्ड। देखिए आपने वो देखा होगा, क्या नाम है जिसको हम लोग बांध बोलते हैं, है ना? एग्जैक्टली, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, जब आपका बहुत बड़ा सा वो बनाया जाता है, बांध जो बनाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बांध का मेन पर्पस क्या होता है कि वाटर को एक जगह पे स्टोर करते हैं और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ उसको नीचे गिराया जाता है, और जब वेलोसिटी के साथ गिराया जाता है तो नीचे बड़े बड़े से पंप लगे हुए होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे डायनामो वाले मोटर्स लगे होते हैं, और फिर वो उसी की वेलोसिटी के साथ वो भी एक्सेलरेट होते हैं और वो राउंड करते हैं, और राउंड करने के बाद उसी से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उसको बोलते हैं। अब क्या हुआ है कि जो हमने बांध बना के जो वाटर को, बहुत ज्यादा वाटर को स्टोर किया होता है ना, ध्यान से देखिएगा, हम वाटर को रोक रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, एक वॉल हमारी बांध की है और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं आपकी अर्थ से घिरी हुई है। तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो आर्टिफिशियल लेक में आते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? जैसे बांध पता है किस चीज को बोलते हैं? अरे भाई, डैम बांध नहीं पता आप लोगों को? नहीं पता सच्ची? अच्छा वाला हिंदी नहीं होगा। देखिए होता है क्या है, एक बहुत बड़ी सी ऊंची सी वॉल, जैसे रिवर फ्लो कर रही है, और रिवर फ्लो करते में क्या होता है कि उस रिवर फ्लो को हम लोग यूज करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, तो हम एक बीच में बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वॉल, बड़ी सी वॉल होती है, इस टाइप की कुछ होती है, नीचे से बहुत उसको डेंस रखा जाता है, जैसे ये वॉल है आपकी, नीचे से उसको बहुत डेंस रखा जाता है, यहाँ से वाटर ऐसे से छोड़ा जाता है, ठीक है, और इस तरफ पानी पूरा भरा होता है, ये पूरा पानी हम लोग, हाँ ठीक है, हम लोग इस तरफ वाटर को रोक लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अकॉर्डिंगली वाटर को यहाँ से फ्लो करते हैं, नीचे यहाँ पर आपके वो लगे होते हैं, फिर वो जब राउंड करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो देखिए हमने वॉल बना के इस तरफ के वाटर को रोका हुआ है, वॉल बना के इस तरफ के वाटर को चारों तरफ से रोका हुआ है। लेक की डेफिनेशन भी तो यही है, अ वाटर विच इज सराउंडेड बाय अर्थ, अरे वाटर इज सराउंडेड बाय आर्टिफिशियल अर्थ, तो ये क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल लेक। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? सॉरी, हाँ टेम्पररी डेफिनेटली, इसी वजह से वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल चीज ज्यादा दिन तक रहती है, सब लोग कहते नहीं कि नेचुरल रहो ज्यादा आर्टिफिशियल में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो ये टेम्पररी में भी होती है। वेरी गुड, आई थिंक यू आर आरो, वेरी गुड। मैंने कल मार्कशीट देखी आप लोगों की, कंग्रेचुलेशंस,
ठीक है, नेक्स्ट वन ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का कॉन्सेप्ट मैं कल ही बता चुका हूं कि जब रिवर जो आपकी फ्लो करती है, जब शुरुआत में वो फ्लो करती है और माउंटेन से निकलती है तो उसकी स्पीड बहुत होती है। माउंटेन से निकलने के बाद फिर वो जो बड़े बड़े से अर्थ के स्ट्रक्चर होते हैं वो उसको काटती पीटती गॉर्ज बनाते हुए जब वो प्लेन में आती है तो प्लेन में उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। किस तरीके का होता है, इसको क्या बोलते हैं, मियांडरिंग, मेंडरिंग प्रोसेस। और इसी मेंडरिंग में कभी कभी ये मेंडरिंग कुछ इस तरीके की होती चली जाती है। ठीक, तो करते करते देखिए पहले इतना बीच में डिस्टेंस थी, अब देखिए इतनी सी डिस्टेंस हो गई। आगे आने वाले टाइम भी एकदम चिपक जाती है तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन इतना यहाँ तक कट जाता है। तो ये जो लेक बन रही होती है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन बन रहा होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सबो लेक। और ये याद रखेगा ऑक्सबो लेक नियरली प्लेन में ही बनेगी बिकॉज प्लेन में ही रिवर का मेंडरिंग प्रोसेस पॉसिबल है। अब ये नहीं बोल सकते कि ऑक्सबो लेक हमारी माउंटेन्स पे बन जाएगी। इज दैट क्लियर? सर इसका यूज होता है इनकी ट्रेसेस का यूज सरस्वती की नावे पे होता है क्योंकि उसकी मेंडर से काफी ऑक्सबो लेक बने थे राजस्थान में, तो उसकी काफी ट्रेसेस। हाँ, एक एग्जाम्पल ये भी है। और इवन जो प्लेन की जितनी भी रिवर होती हैं वो कहीं ना कहीं मेंडरिंग का प्रोसेस करती हैं और कुछ मेंडरिंग बहुत इंटेंस जब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सबो लेक क्रिएट कर देते हैं। और ये ऑक्सबो लेक जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी हो। जब बरसात आती है तो बरसात में ओवरफ्लो बहुत होता है तो अक्सर और बेशतर छोटे छोटे से ऑक्सबो लेक हमको देखने को मिल जाएंगी। तो ऑक्सबो लेक इज जनरली रिलेटेड विद मेंडरिंग एंड मेंडरिंग इज रिलेटेड विद द रिवर फ्लो इन अ प्लेन एरिया, ज्यादा माउंटेनियस एरिया नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, क्रेटर लेक। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। एनीवन कैन हैव एनी क्लू इन दिस इन इट? से वोल्केनोस में होता है ये कि जब इरप्शन होता है तो उसके बाद ऊपर एक क्रेटर बन जाता है, उसमें जब आगे रेनफॉल से पानी पड़ जाता है तो क्रेटर दिखता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस ऊपर से ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब माउंटेन का मतलब कि जब वोल्केनो से इरप्शन होता है तो दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक होता है क्रेटर और एक होता है कॉल्डेरा। पढ़ा है किसी ने? देखिए बहुत अच्छा, बहुत इजी सा प्रोसेस है। जो कॉल्डेरा जब जैसे ये है आपका वोल्केनो है, वोल्केनो का जब इरप्शन आउटफ्लो में होता है, दिस ऐसे बाहर की तरफ हो जाता है, तब एक तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कॉल्डेरा बनते हैं। ये जो होता है ना यहाँ पे, ये कॉल्डेरा का रूप लेता है। लेकिन अगर यही इरप्शन, जैसे ये हमारा पोर्शन है निकासी का, अगर यही इरप्शन अंदर की तरफ हो जाए तो ये क्या होगा, ये पोर्शन नीचे धंस जाएगा और फिर उसका कॉल्डेरा इतना बड़ा बन जाएगा। ऊपर का जो पोर्शन है निकासी का वो इतना बड़ा हो जाएगा, ये पोर्शन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब एक्सप्लोजन आउटवर्ड होता है तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो हमारा कॉल्डेरा कहलाता है। और जब एक्सप्लोजन इनवर्ड ही हो जाता है, मतलब एक्सप्लोजन हो गया और जितना भी उसका मलबा था, गार्बेज था, वो उसी में गिर गया, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर जाने की वजह से फिर उसके ऊपर जब वो थोड़ी देर के बाद सूखने के थोड़ी देर का मतलब काफी सालों के बाद, फिर उसके बाद जब वाटर उसके अंदर कंज्यूम होता है, जाता है तो हमारी जो लेक बन जाती है वहां पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक। क्लियर? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई होप कोई इशू नहीं होगा। जब एक्सप्लोजन आउटवर्ड की तरफ होगा तो हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, कॉल्डेरा नाम का बनता है, ये चीजें होती हैं। और जब यही एक्सप्लोजन इनवर्ड हो जाता है, मतलब कि एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन होने के बाद चीजें मैग्मा वो अंदर ही रह गया, और वो जो बाहर का जो ऐसे वाला स्ट्रक्चर था, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर था, वो अंदर की तरफ होकर थोड़ा चौड़ा हो गया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्रेटर बन जाता है। और उसी के अंदर जब पानी डिपॉजिट होने लगता है तो वो हमारी क्रेटर लेक कहलाती है। क्लियर? मूव ऑन टू नेक्स्ट। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी लेक के बारे में बातें थी। अब उसके बाद कुछ एक मैं फिगर आपको दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में है, ये आप लोग देख लिए, ठीक है। जैसे नंबर 1 वुलर लेक, डल लेक, भीमताल लेक, लोकटक लेक, चिल्का लेक, ऊपर लेक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ना भी याद रखेंगे तब भी ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। वेम्बनाड लेक, ठीक है। अब यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू लेक भी आती है, कोल्लेरू लेक भी आती है, कोल्लेरू लेक, ठीक है। तो ये कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे लोकटक लेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तरह का एक वेजिटेशन पाया जाता है जिसको हम लोग फुमडी बोलते हैं, शायद आप लोग ने ना पढ़ा उसको, फुमडी होते हैं। और उसकी खास बात क्या है कि वो जो आपका वाटर है, वाटर के ऊपर वो फ्लोट कर रही है, ऐसी वेजिटेशन है वो फ्लोट कर रही है। और वहां पर एक बहुत अच्छे तरीके के हिरन पाया जाता है जिसको हम लोग संगाई हिरन बोलते हैं, और उसको अंग्रेजी में डांसिंग डियर बोला जाता है। क्या रीजन है? डांसिंग डियर नाम क्या है कि वो जब उस फुंडी के ऊपर होता है तो होता नहीं कि जैसे मोर कुछ मौसम को देख के एकदम पर वर अपने फैलाता है, उसी तरीके से जो फुंडी है एक वेजिटेशन है जो कि फ्लोट कर रहा है नदी पे, तो जो उसके ऊपर जब संगाई हिरन आता है, डांसिंग डियर आता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके की एक्रोबैटिक्स करता है, उसी वजह से उसका नाम डांसिंग डियर ही पड़ गया। कहाँ पे मौजूद है वो? मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक। लोकटक लेक पे एक वेजिटेशन पाया जाता है जिसको हम लोग फुंडी बोलते हैं। उसकी खास बात क्या है? वो फ्लोट कर रही है लोकटक लेक के पानी पे, और उस पर एक बहुत अच्छा सा जानवर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं संघाई हिरन, अंग्रेजी में उसको डांसिंग डियर की नाउन दी गई है। तो इसकी कुछ खास बात है। इसी तरीके से चिल्का लेक के बारे में कुछ खास बात है, भीमताल लेक के बारे में कुछ खास बात है। यहाँ पर आपकी पैंगोंग सो लेक है, एक पैंगोंग सो लेक है, सोमोसोरुरी एक लेक है यहीं के पास आसपास। तो इस मैप में बहुत सारी लेक नहीं है, तो आप एक काम करिएगा कि एक इंडिया के मैप पे या अपने एटलस में जाइएगा, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक हैं उनको आइडेंटिफाई करिएगा अपने एटलस में, और उसको फिर मल्टीपल टाइम जब आप देखेंगे तो सबकी लोकेशन, सब चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएंगी। बात क्लियर है? तो आप ये बेसिक सा मैप है, अपने एटलस में जाएंगे तो उसमें और आइडेंटिफाई करके मैप दिया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, रिवर पढ़ ली, लेक देख ली, तो अब हम लोग रिवर पढ़ लेते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि रिवर है, रिवर की इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में इंडियन इकोनॉमी रिवर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? कि एग्रीकल्चर सेकेंड वे में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की जो सिंचाई होती है वो हम लोग रिवर से ही कर रहे होते हैं। पानी की बरसात, जो मानसून से पानी बरसता है उससे तो हम लोग एग्रीकल्चर की सिंचाई करते हैं, लेकिन उसके बाद रिवर से भी बहुत करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारे ह्यूमन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ने रिवर को बहुत हद तक पॉल्यूट कर दिया है। आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, गोमती की नदी को आप देखिए क्या पोजीशन है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, पूरा सीवेज का पानी उसमें जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी तरीके से इंडिया में जितनी रिवर है उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग रिवर पोल्यूशन के नाम से जान रहे थे। क्या खास बात है इसमें? अगेन जो चीज मैंने बोली, द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। कि इन सब के डोमेस्टिक डिमांड, म्यूनिसिपल डिमांड, इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चर डिमांड की जो बढ़ती चली गई, उसकी वजह से जो रिवर की वाटर क्वालिटी थी वो बहुत कम हो गई है। देख सकते हैं आप कितना खराब माहौल है। जस्ट see this image, what are the drastic situation it is? Yes, एक क्वेश्चन है जी बताएं। क्रॉप को वाटर टेक में को सबसे अंडरग्राउंड वाटर से आ रहा है कि ये रिवर किसका 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 से क्रॉप्स के लिए हाँ हाँ हाँ, जो वाटर कहां से लेते हैं ज्यादातर अंडरग्राउंड वाटर से इस्तेमाल करते हैं कि रिवर। देखिए अंडर देखिए ये डेटा अलग अलग है। जैसे पंजाब और जो हरियाणा वाला पोर्शन है वहां पर बोरवेल से बहुत ज्यादा सिंचाई होती है, अंडरग्राउंड वाटर से बहुत ज्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, अब जैसे उत्तर प्रदेश आ गया, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पर बोरवेल से ज्यादा सिंचाई होती है, ईस्टर्न में बोरवेल से ज्यादा नहीं होती, वहां पर रिवर्स का बहुत ज्यादा फ्लो है। इसी तरीके से सदर्न इंडिया में आ जाएंगे, सदर्न इंडिया में तो बोरवेल आप कर ही नहीं सकते, इतनी हार्ड रॉक है, तो वहां पर सिंचाई का मात्र क्या साधन है? रिवर्स तो है ही है, साथ ही साथ वो बड़े बड़े से पॉन्ड को बनाते हैं। इज दैट क्लियर? हमारे
हाँ, टैंक्स को बनाते हैं, वो उसका एक अलग स्ट्रक्चर है। इवन आप मानिए कि एग्रीकल्चर एक पोर्शन है, जब आने वाली स्टडी आप जब ज्यादा करेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर की इंडियन प्रॉब्लम को हम लोग जो सिंचाई के रिस्क में वो कैसे दूर कर सकते हैं। तब आपको पूरा इंडिया का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा कि नॉर्दर्न इंडिया में किस तरीके से हम लोग सिंचाई करते हैं, सदर्न में क्या प्रोसेस है, नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रोसेस है, मॉनसून का इसमें क्या रोल है। तो एक अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अभी हमें क्या फोकस करना है, अभी हमें ये देखना है कि रिवर का पोल्यूशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और उसकी वजह से बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उनको खत्म करने के सोल्यूशन क्या है। मैंने स्लाइड का कुछ उसी तरीके से डिजाइन किया है। फिलहाल अभी हम लोग रिवर पोल्यूशन की स्टेज को देख सकते हैं, ये कंडीशन है। इसके बाद क्या आती है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी कि कॉजेस फॉर द रिवर पोल्यूशन। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कॉज होनी चाहिए, किन किन वजहों से रिवर पोल्यूशन हो रहा है, 3-4 कॉज बताएं आप लोग। ठीक है, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? हाँ, व्हाट एल्स? सीवेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट एल्स? बस जितने आपने बोले वही सब यहाँ पर भी लिखे, बिकॉज प्रॉब्लम सबको क्रिएट पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंग एंड ऑफ सीवेज, किसी ने नाम लिया था, सीवेज की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोग वॉश करते हैं उसमें बहुत सी चीजें। नेक्स्ट वन क्रीमेशन, क्रीमेशन के बारे में सबको पता है, क्रीमेशन समझ रहे हैं ना आप लोग, बहाई समाधि, हाँ हाँ, जो मतलब कि मरने के बाद जो प्रोसेस किया जाता है वो। थर्ड वन गार्बेज डंपिंग, बहुत ज्यादा कूड़ा हो रहा है, हमारे पास कोई गार्बेज डंपिंग का प्रोग्राम है या नहीं है डेफिनेटली है, लेकिन प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। इवन रूल्स तक बने हुए हैं लेकिन ज्यादा वर्क नहीं होता, तो उसकी वजह से भी हमारी रिवर पॉल्यूट हो रही है। बात क्लियर है? गार्बेज डंपिंग से रिवर पॉल्यूट हो रही है। कैसे? जैसे आपने पॉलिथीन डाल दी रिवर में, हाँ हाँ, तो सर वो पॉलिथीन मान लीजिए किसी सी ऑर्गेनिज्म में खा लें, सर फिर वो उसको किसी और ऑर्गेनिज्म में खाने से वो टॉक्सिक होता जाएगा। एग्जैक्टली। अब मैं आपको पता है, इसको एनवायरनमेंट में टर्म बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड देन बायो मैग्निफिकेशन। वेरी गुड, दिस इज द मेन वर्ड, मतलब पीछे का एसेंस जरूर पता होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, टू अमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन केमिकल इफ्लुएंट। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री लगी है तो इंडस्ट्री में से सब चीजें एज अ बाय प्रोडक्ट जो निकल रही होती हैं, केमिकल इफ्लुएंट उसमें होते हैं। नेक्स्ट वन सैंड ड्रेजिंग। सैंड ड्रेजिंग का मतलब, हाँ, सिल्टेशन। ये होता है ना कि जो सैंड होती है उसका जब कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा चल रहा है, आजकल क्या होता है ना कि कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन में हमें सैंड की जरूरत पड़ती है। तो जो ठेकेदार जिनको बोलते हैं वो लोग करते क्या है कि सैंड की माइनिंग करते हैं, और वो जब उस माइनिंग कर रहे होते हैं तो माइनिंग करने के साथ जब वो उस प्रोसेस को लेके चले जाएंगे तो उसका पूरा उसका इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। भाई रिवर का इकोसिस्टम आप चेंज कर रहे हैं आर्टिफिशियल वे में। अभी उसकी जो डेप्थ है सपोज इतनी है और एकाएक आपने सैंड माइनिंग की उसकी डेप्थ को और आपने डिक्रीज कर दिया तो उसके इकोसिस्टम पे पूरा असर पड़ता है। तो उसकी वजह से भी हमारे रिवर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं फैल रहा है। और जब सैंड की माइनिंग होती है तो एज अ डस्ट के रूप में वो पूरी डस्ट ऊपर आ जाती है और पानी की क्वालिटी भी बहुत कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो रहा है। इकोसिस्टम तो दिक्कत में है ही, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो सैंड ड्रेजिंग इज ऑल्सो अ कॉज। तो ये थे इसके कुछ कॉजेस। नाउ मूव ऑन टू अगेन कि भाई कॉजेस आपने देख लिए, अब इनकी वजह से होने वाले बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। अगेन बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सभी चीज आप लोगों को इसमें पता होगी। नंबर 1 इम्पैक्ट ऑन द फ्लोरा एंड फौना। जैसे मैंने भी बोला कि जैसे ही सैंड ड्रेजिंग हुई, वाटर पोल्यूशन हुआ, केमिकल इफ्लुएंट आए, उनकी वजह से हमारे जो फ्लोरा एंड फौना पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फ्लोरा एंड फौना क्लियर है सबको क्या होता है ना? तो क्या इकोसिस्टम है, आपको पता होगा, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन पता होगा आई होप। जूप्लैंक्टन जो बहुत छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जानवर होते हैं, फौना, उनको हम लोग बोलते हैं जूप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है, जो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पेड़ पौधे होते हैं। ओके, उनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। तो होता जनरली होता क्या, फाइटोप्लैंक्टन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे जनरेट द फूड फॉर जूप्लैंक्टन। फिर जूप्लैंक्टन उनको खाते हैं
और जू प्लैंक्टन जब उनको खाते फिर उनको उनसे बड़ी वाली मछलियां खाती हैं, उनको साथ उनसे बड़ी वाली मछलियां खाती हैं। तो एक ये साइकिल चल रही होती है। लेकिन एक ये प्रोसेस साइकिल चल रही होती है एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग नीश का कॉन्सेप्ट होता है। ये सब चीजें इंस्टाग्राम पे बहुत चलती हैं। इंस्टाग्राम पे आप रील बनाइए तो नीश आपकी एक होनी चाहिए। नीश क्या मतलब? एक बेहतरीन एनवायरनमेंट होता है किसी भी स्पीशीज को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। जैसे मैं हूं तो मेरा एक नीश है। मेरा नीश क्या है कि मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके साथ भी यही है, आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जब मॉडरेट होता है ना तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो वो एक आपके नीश का एक एलिमेंट है, आप उस एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो हर एक स्पीशीज का एक नीश होता है। तो नॉर्मल जो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन और जितने और स्पीशीज है उनका नीश क्या है कि नॉर्मल वे में पानी हो, नॉर्मल वे में चीजें होंगी तो वो अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। अब इन पोल्यूशन की वजह से होता क्या है कि वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो जो फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस के जरिए से क्या कर रहे थे, फूड को क्रिएट कर रहे थे, उनके फूड क्रिएट करने में प्रॉब्लम आएगी। जब फूड कम क्रिएट होगा तो जू प्लैंक्टन को खाना कम मिलेगा, जो जू प्लैंक्टन को खाना कम मिलेगा तो उससे बड़े वाले ऑर्गेनिज्म को खाना कम मिलेगा। तो पूरी चेन में डिस्टर्बेंस आती है। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो पोल्यूशन की वजह से हो क्या रहा है? इम्पैक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना। बात क्लियर है इसकी? नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ लाइवलीहुड। लॉस ऑफ लाइवलीहुड ऑब्वियसली बहुत सी हम लोग होते हैं कि जो रिवर पे डिपेंडेंट हैं, जैसे फिशर इंडस्ट्री है, फिश इंडस्ट्री, जो लोग इस पे डिपेंडेंट है, पोल्यूशन हो जाएगा तो मछलियों की वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइवलीहुड भी इस पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज, हम वाटर और रिवर वाटर से ही अपने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सस्टेन करते हैं। वाटर पोल्यूशन होगा, जब सस्टेनेबल नहीं रह जाएगी तो हमारी एग्रीकल्चर पर भी असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब होगी, तो हमारी लाइवलीहुड पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, फूड सिक्योरिटी। अगेन बहुत सारा फूड हम लोग सी से लेते हैं, अपने रिवर से भी यूज करते हैं। रिवर के वाटर से ही हमारी एग्रीकल्चर पे भी एग्रीकल्चर की सिंचाई होती है। ठीक है, अब जब रिवर ही पॉल्यूटेड हो गई तो हम अपने एग्रीकल्चर की सिंचाई कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो भाई जितना प्रोडक्शन हमारी एग्रीकल्चर का होता था वो भी डिक्रीज करेगा। जब वो डिक्रीज करेगा तो भाई फूड सिक्योरिटी का हम पर खतरा अगेन मंडराने लगेगा। बात क्लियर? बेसिक सी चीज है, लिंक है, उसको आप लोगों को जोड़ के रखना है। नेक्स्ट वन, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम आएगी, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, लॉस इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। लॉस इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। एक्सपोर्ट रेवेन्यू मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मछलियों का एक्सपोर्ट होता है वो हम लोग पकड़ते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जब वाटर पॉल्यूट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं, जैसे भी आपको मैंने बताया इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो उससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है फिश को लेके वो कहीं ना कहीं कम होगी। जब फिश को लेके प्रोडक्टिविटी कम होगी तो भाई हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो उसके करने से एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी। जब एक्सपोर्ट में कमी आएगी तो उसके एक्सपोर्ट रेवेन्यू में भी कमी आ जाएगी। बात क्लियर सभी को? होप सो। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, लिंक आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब भाई हमने प्रॉब्लम देख ली, प्रॉब्लम से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को देख लिया, तो अब देखते हैं भाई सोल्यूशन इसका क्या है। ठीक है, सोल्यूशन बहुत एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। इसमें एक ही दो चीज़ मैंने ऐड की है। सबसे पहला क्या है? रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन इन पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। देखिए, ये दो वर्ड है, थोड़े टेक्निकल वर्ड हैं आगे की क्लास के लिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि हमारी रिवर पॉल्यूट हो रही है कई रीज़न से। जैसे अभी किसी ने, हम लोगों ने बात की थी, केमिकल एफ्लुएंट आते हैं, सीवेज आता है। एग्रीकल्चर में जब हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो भी पानी के जरिए से बह के कहीं ना कहीं रिवर्स में जा रहा होता है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो होता क्या है, इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि जो एफ्लुएंट, बैड एफ्लुएंट है वो आ कहाँ से रहे हैं। जैसे सीवेज कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो हमने पेस्टिसाइड यूज़ किया, ये सब चीज़ें, फंगिसाइड यूज़ किया, वो सब वाटर के जरिए कहाँ से आ रहा है। इसी तरीके से इंडस्ट्री से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट वो कहाँ से आ रहा है। अगर हम इनको कंट्रोल कर लें तो कहीं ना कहीं, अगर इनको हम लोग मॉडिफाइड करके रिवर में भेजेंगे तो हमारी रिवर कहीं ना कहीं फ्रेश रहेगी, सही रहेगी। तो इनको कैटेगराइज करने के लिए हमने दो तरह के सोर्स लेते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स।
पॉइंट सोर्स वो सोर्स होते हैं कि हमें पता है कि हमारा जो ये एफ्लुएंट है वो कहाँ से आ रहा है, ये मुझे पता है। सपोज दैट एक इंडस्ट्री गोमती के बगल में लगी हुई है और वहाँ से पता है कि उसके अंदर कुछ केमिकल एफ्लुएंट हैं जो रिवर फ्लो के उसके ऊपर असर डाल रहा है। तो हम क्या काम करेंगे कि उस इंडस्ट्री के पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, ऐसा मैकेनिज्म लगाएंगे कि वो एफ्लुएंट की इंटेंसिटी कम हो जाए। तो फिर उसके बाद मॉडिफाई करके फ्रेश करके तब उसको रिवर में भेजा जाए। तो जो सोर्स हमको पता है कहाँ से आ रहे हैं, उन सोर्स को, उन पॉइंट सोर्स, उन सोर्स वाले जो पोल्यूशन के पॉइंट है उनको हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन बोलते हैं। और कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता और हम उनको आइडेंटिफाइड भी नहीं कर सकते। जैसे एग्रीकल्चर सोर्स है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर को एक पर्टिकुलर जगह पे तो नहीं होती, बहुत बड़े बड़े रीजन में होती है। तो वहाँ से जो निकल के बहने वाला पानी है, क्या वो आप उसको फ्रेश करके रोक सकते हैं? अरे उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा मैकेनिज्म हमको लगाना पड़ेगा। इंडस्ट्री के एफ्लुएंट को फ्रेश करने के लिए तो हम नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से जो एफ्लुएंट आ रहा है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एफ्लुएंट के सोर्स जिनको हम आइडेंटिफाई ईजिली ना कर पाएँ वो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहलाते हैं, और जिनको हम आइडेंटिफाई करके ठीक कर सकते हैं वो हमारे पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहलाते हैं। बात क्लियर? ठीक है। तो बस करना क्या होगा कि अगर हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देंगे, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो चाहे वो नॉन पॉइंट सोर्स हो, तो कहीं ना कहीं हमारा वाटर लेवल या रिवर का पोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें सब कैटेगराइज करते चले जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट वन, वाटर हाइकनेथ। वाटर हाइकनेथ नाम सुना है इसका इससे पहले? हिंदी में इसको बोलते हैं, शायद आप लोगों ने देखा हो, जलकुंभी। कभी कभी जैसे आपने आप गोमती में ही देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ग्रीन कलर के छोटे छोटे से प्लांट निकल आते हैं और वो फैलते ही जा रहे होते। उसकी इमेज डालना मैं स्किप हो गया। एल्गी नहीं, एल्गी क्या होती है? एल्गी नहीं है, एक प्लांट है। सॉरी, इसको अगर आप लोग शायद अगर कोई यहाँ आप लोगों में से कुड़िया घाट एक लोकेशन पड़ती है, पुराने लखनऊ में एक लोकेशन पड़ती है कुड़िया घाट, बड़े इमामबाड़े के सामने वाल जो रिवर जब गुजर रही होती है तो उसके बगल का जो रिवर फ्रंट है वो कुड़िया घाट कहलाता है। वहाँ पर ये इसको आप आराम से देख सकते हैं। होती क्या, वाटर हाइकनेथ एक तरह का प्लांट है जिसको अगर आप वाटर में डालेंगे तो उस प्लांट का कुछ प्रोसेस इस तरीके का है कि वो जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ केमिकल एफ्लुएंट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो कहने का मैटर ये है, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हम कुछ ऐसे प्लांट को, सॉरी एग्जैक्टली, मैटर ये है कि वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर को आप कैसे साफ करेंगे? तो एक तरह का प्लांट होता है, जैसे एन एग्जाम्पल वाटर हाइकनेथ। तो अगर आप उसको वहाँ पे बोएंगे तो वो कुछ इस तरीके का केमिकल रिएक्शन करता है कि वो जो उसके बैक्टीरिया और जो ख़राब चीज़ें होती हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर आपका फ्रेश हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि बहुत तेज़ी से फिर ग्रो भी कर जाता है, फिर इसकी अबंडेंस इतनी जो होती है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है फिर इसका, इसी का वाटर हाइकनेथ का। तो अगर ये एफ्लुएंट को कम करता है लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ होती है तो बाद में जाके ये नुकसान करता है। तो मीन टू से ये है कि हम लोग को इसको कंट्रोल मैनर में अगर हम इसको यूज़ करें वाटर हाइकनेथ को, तो कहीं ना कहीं हम लोग रिवर के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जलकुंभी जिसको बोलते हैं। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है जो कि शायद नहीं हो पाया। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? टू फॉलो द गवर्नमेंट लॉज लाइक नमामि गंगे प्रोग्राम। इस तरह के लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए जो गवर्नमेंट बनाती है। जैसे गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोग्राम एक बनाया था, और आप लोग यकीन मानिए इसमें कितना रुपया खर्चा हुआ है, किसी को पता है कितने रुपये खर्चे हो रहे हैं इसमें? 600 करोड़। कितने? टू बिग अमाउंट। ये क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग कोशिश करिएगा नमामि गंगे प्रोग्राम में कितना अमाउंट अलॉट हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, 20,000 करोड़ रुपीस। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन इससे कम डेटा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसके बारे में एक बार देखिए।
नमामि गंगे प्रोग्राम मैंने एक इमेज डाली हुई देखिए। नमामि गंगे प्रोग्राम का जो मेन प्रोसेस है वो क्या है कि हम लोग रिड्यूस पोल्यूशन करेंगे, पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे और साथ ही साथ कंजर्व एंड रिजुविनेट करेंगे गंगा को। दो इसके मेन मोटिव हैं। और इसको लागू करने की मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो अभी रिसेंटली मई 2019 में बनाई गई, वो इसकी मिनिस्ट्री है। और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए हमको वर्ल्ड बैंक से कितना लोन मिला है? हमको वर्ल्ड बैंक से टोटल एक्सपेंडिचर इसमें हो रहा है जिसमें से $400 मिलियन हमको मिल रहा है। कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से मिल रहे हैं। कितने साल के लिए? नियरली 24 ईयर्स के लिए हमको $400 मिलियन मिले हुए हैं, जिसमें से हम लोगों को, ये तो टेक्निकलिटी है, आपको उसमें नहीं जाना है, बस इतना भी ध्यान रखिए कि गंगा रिवर को रीजनरेट, उसके पोल्यूशन को कम करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ, दूसरा नाम चेंज हुआ। इसका मेन काम क्या है? पोल्यूशन को रिड्यूस करना, कंजर्व एंड रिजनरेट द गंगा प्रोग्राम। इसको कंडक्ट कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करा रही है। इसमें मदद कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक इसमें मदद कर रहा है। और कितना इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपीज़, सच अ ह्यूज अमाउंट। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, ऑल्दो हम लोग उसके रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, चीज़ें अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। हम लोग का भी सपोर्ट इसमें बहुत नीड है। तो सोल्यूशन फॉर द रिवर पोल्यूशन बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम लोग इनको मेनली फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ईजी वे में हम लोग इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया रिवर से रिलेटेड प्रोसेस। चलिए अब थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आप लोग क्वेश्चन उस पर देने भी हैं। इसमें किसी को कोई इश्यू हो पूछ सकता है, एनीवन? किसी को इससे कोई इशू हो, ड्रेनेज सिस्टम से पूछ सकता है, एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द ब्रह्मपुत्र, जमुना बोला जाता है इसको। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। डल लेक इज इन कश्मीर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगा। देखिए, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा। नेक्स्ट वन, कोसी, कोसी। दिस वन, रिवर ऑफ सौरो, दामोदर। दामोदर बिहार के लिए कोसी है और इसके लिए दामोदर है। नेक्स्ट वन, गोदावरी, गोदावरी। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, कर्नाटका। अमेजिंग, वेरी गुड। गंगा नोन एज डैश 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 इन बांग्लादेश। ओ माय गॉड, गलत तरीके से किसी ने पद्मा बोला जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। जिस तरीके से ब्रह्मपुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे? जमुना। इसी तरीके से गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं? पद्मा बोला जाता है। बाय विच नेम ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर्स इनटू द इंडिया? नहीं, ध्यान रखिएगा, इंडिया में वो किस तरीके से इंटर करती है? ये क्वेश्चन अब मैं यहीं पर रोकूंगा आप लोगों को, इसके बाद और भी क्वेश्चन है ना। इट इज़ अ टू अमेजिंग क्वेश्चन। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि सर आपके आ चुके हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास लेंगे, टाइमिंग हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे वाले हैं ये तो बाकी ही हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन अगर होगा तो मैं आप लोगों को वो सेंड भी करूँगा, जिसको सबको इसका आंसर नहीं दूंगा मैं, यहीं पे रोकेंगे। सर्च करिएगा थोड़ा बहुत, ये थोड़ा टिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर आप लोग स्विच करके बताएंगे। ओके, इसका आंसर आप लोग को हमें देना है। आएगा, मिल जाए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टीचर इज वेटिंग फॉर यू।
इसी को कंटिन्यू करिएगा, नेक्स्ट आईडी शायद आपको नहीं भेजी जाएगी, इसी से आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू अगेन। Thank you, sir. Thank you, sir. Recording stopped.